नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है जो आपकी अहम परीक्षा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे लोको पायलट के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय भारत के किस राज्य से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो शास्त्रीय नृत्य है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है। साथियों, शास्त्रीय नृत्य भारत के असम राज्य से संबंधित है। कहाँ से? असम राज्य से संबंधित है। साथियों, यहाँ पर बात हुई असम की। असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम में ही सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में ही स्थित है। असम में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जुल्लीकट्टू त्यौहार जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। पूछा गया कि जो जुल्लूकट्टी है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। साथ ही जुल्लूकट्टू यह तमिलनाडु में माना जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार में मनाया जाता है। कब? पोंगल त्यौहार में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं में बने चित्र मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। इससे पूछा गया कि अजंता की गुफा में बने चित्र हैं वह किस धर्म से संबंधित है। साथियों, जो अजंता की गुफाएं हैं यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे पूछा गया कि जो हरिप्रसाद चौरसिया है वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया हैं जो बांसुरी वादक हैं। क्या? बांसुरी वादक हैं, ठीक है। और ये बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। थॉमस कप और उबरे कप का संबंध किस खेल से है। इससे पूछा गया कि थॉमस कप और उबरे कप का संबंध है जो किस खेल से है। साथियों, थॉमस कप यह पुरुषों से संबंधित है, ठीक है, पुरुष। और जो उबरे कप है यह महिलाओं से संबंधित है। किससे? महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। और यह बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन टूर्नामेंट से संबंधित है, ठीक है। जो थॉमस कप है जो पुरुषों द्वारा खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, और जो उबरे कप है ये महिलाओं के द्वारा खेला जाने वाला टूर्नामेंट है, ठीक है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। इसमें पूछा गया कि बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग निशानेबाजी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। आगामी एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो पूछा गया कि आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। साथियों, आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के नगोया, ठीक है, जापान के नगोया में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर है वो किसकी आत्मकथा है। साथियों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्या? किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय लेखिका कौन है। पूछा गया कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय लेखिका कौन है। साथियों, टॉम्स ऑफ सैंड है यह रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। किसका? यह रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। और ये भारतीय लेखक हैं, ये है गीतांजलि श्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है।
जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। ठीक है, आपको बताना है कि जो राजतरंगिणी है इसके लेखक कौन है। साथियों, राजतरंगिणी यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्हड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कॉर्पोरेट या निजीकृत बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। पूछा गया कि भारत का पहला कॉर्पोरेट या निजीकृत प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। साथियों, भारत का पहला कॉर्पोरेट या निजीकृत बंदरगाह है वो है कामराजा बंदरगाह। ठीक है, जिसे इन्नौर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। इससे पूछा गया कि कांडला बंदरगाह का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। साथियों, कांडला बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम बदलकर रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सबसे गहरी भूमि से घिरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। पूछा गया कि भारत का सबसे गहरा भूमि से घिरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे गहरी भूमि से घिरा और सुरक्षित बंदरगाह है वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। पूछा गया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। साथियों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, नीति आयोग है यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यदि हम बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष का होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करना। क्या? वित्त आयोग का प्रमुख काम होता है केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 280। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। पूछा गया कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। साथियों, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। क्या? सरकारिया आयोग गठित किया गया था और यह 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन 1885 में की अध्यक्षता किसने की थी। पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में की गई थी और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ठीक है, इसका पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और यह अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? यहाँ पर मैग्रोवा वनस्पति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसको पूछा गया कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। साथियों, जो ओजोन परत है वह वायुमंडल की दूसरी परत है। दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसको पूछा गया कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, बात करेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। यदि बात करें इसके मुख्यालय की कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू यह नेपाल की राजधानी है। काठमांडू क्या है? यह नेपाल की राजधानी है। सार्क में वर्तमान समय में 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान। ठीक है, ये 8 देश हैं सार्क के और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है और इसे किस अक्षर से दर्शाया जाता है। पूछा गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। साथियों, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर है, इसे डी से दर्शाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछा गया कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। कैसी? उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है। साथियों, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को समूह 18 में रखा गया है। किस समूह में? समूह 18 में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पूछा गया कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कमरे के तापमान पर रहने वाला, द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है वो है पारा या मरकरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए अधातु, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है तो वह है ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया धातु, तो धातु है मरकरी या पारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस अंग द्वारा होता है। पूछा गया कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन किस अंग के द्वारा होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्रावन अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है।